नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आइए सुनते हैं उपन्यास देवदास का अध्याय 3। इस तरह करते करते 1 बरस तो बीत गया, लेकिन अब और बीतता नजर नहीं आ रहा था। देवदास की मां बहुत आफत मचाने लगी। उन्होंने पति को बुलाकर कहा, देवदास बिल्कुल मूर्ख हरवारा हो गया है। चाहे जो हो, इसका कुछ न कुछ उपाय करो। नारायण मुखर्जी ने सोचकर कहा, वो कोलकाता चला जाए तो ठीक होगा। वहां नगेंद्र के साथ रहकर अच्छी तरह लिख पढ़ सकेगा। नगेंद्र बाबू रिश्ते में देवदास के मामा लगते थे। ये बात सभी लोगों ने सुनी। पार्वती सुनकर बहुत ही भयभीत हुई। देवदास को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, देवदा, मैंने सुना है कि तुम कलकत्ता जाओगे। किसने कहा? ताऊ जी ने कहा। धत, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और अगर वे लोग जबरदस्ती भेज दें तो? जबरदस्ती? इस समय देवदास ने ऐसा मुंह बनाया जिससे पार्वती ने अच्छी तरह समझ लिया कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उससे कोई काम जोर जबरदस्ती से करा सके। वो भी यही चाहती थी, इसलिए बहुत खुश हुई। एक बार उसका हाथ पकड़कर और उस पर इधर उधर झूलकर वो देवदास के मुंह की ओर देखते हुए हंसकर बोली, देखो देवदा, जाना नहीं। कभी नहीं? लेकिन देवदास की ये प्रतिज्ञा कायम न रह सकी। उसके पिता ने उस पर बहुत बकझक की, यहां तक कि डांट फटकार और पिटाई करके धर्मदास के साथ उसे कोलकाता भेज दिया। जाने के दिन देवदास को मन में बहुत तकलीफ हुई। नए स्थान में जाने के विचार से उसे कुछ भी कौतूहल या आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन देवदास को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। वो बहुत रोई धोई, लेकिन उसकी बात कौन सुनता। पहले तो उसने रूठकर कुछ देर देवदास के साथ बात नहीं की, लेकिन अंत में देवदास ने उससे कहा, पारो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर न भेजेंगे तो भाग आऊंगा। इस पर पार्वती का मन कुछ ठिकाने लगा और उसने अपने छोटे से दिल की बहुत सी बातें कह सुनाई। इसके बाद देवदास ने अपनी मां के आशीर्वाद और उनके नेत्रों के जल का अंतिम बिंदु अपने मस्तक पर तिलक के रूप में धारण किया। फिर वो अपना सामान लेकर घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और वहां से चला गया। उस समय पार्वती को न जाने कितना संताप हो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। दुख से उसकी छाती फटी जाती थी। पहले पहल उसके कई दिन इसी तरह बीते। उसके बाद एक दिन अचानक उसने सुबह सवेरे उठकर देखा कि आज दिन भर करने के लिए मेरे पास कोई काम ही नहीं है। जब से उसने पाठशाला छोड़ी थी, तब से अब तक सवेरे से संध्या तक का सारा समय सिर्फ उत्पात और खेलकूद में ही बीत जाता था। वो समझती थी कि न जाने मुझे कितने काम करने हैं और उन सब कामों के लिए समय ही पूरा नहीं पड़ता। लेकिन अब अक्सर ऐसा होने लगा कि उसे ढूंढने पर भी कोई काम नहीं मिलता। किसी दिन सवेरे उठकर चिट्ठी लिखने बैठ जाती। इसी में 10 बज जाते और उसकी मां नाराज होने लगती। पर दादी कहती, अरे उसे लिखने दो ना। सवेरे उठकर इधर उधर दौड़ने फिरने से तो कुछ लिखना पड़ना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आता, वो पार्वती के लिए बहुत ही सुख का दिन होता था। सीढ़ी वाले दरवाजे की चौखट पर बैठकर और हाथ में पत्र लेकर दिन भर वही पढ़ा करती। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए। अब न तो उधर से जल्दी जल्दी पत्र आता और न इधर से ही लिखा जाता। उनका उत्साह मानो धीरे धीरे कुछ कम होता जा रहा था। एक दिन प्रातःकाल पार्वती ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अब फिर से पाठशाला जाया करूंगी। क्यों? मां को इस बात पर कुछ आश्चर्य हुआ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा जाना बेटी, मैंने तुझे कभी पाठशाला जाने से मना किया है? उस दिन दोपहर को पार्वती बहुत दिन की छोड़ी हुई स्लेट और किताब ढूंढकर और दासी का हाथ पकड़कर फिर अपने उसी पुराने स्थान पर शांत और गंभीर भाव से जा बैठी। दासी ने कहा, गुरुजी, अब पार्वती को मारना पीटना मत। अपनी ही इच्छा से पढ़ने आई है। जब इसकी इच्छा होगी तब ये पढ़ेगी और जब इच्छा नहीं होगी तब घर चली जाएगी। एक बार उनकी ये पूछने की इच्छा हुई कि पार्वती को भी क्यों नहीं कलकत्ता भेज दिया, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। पार्वती ने देखा कि ठीक पहले वाले स्थान पर प्रमुख छात्र भोलू उसी बेंच पर बैठा हुआ है। उसे देखकर पहले एक बार पार्वती को कुछ हंसी सी आई, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें सजल हो गई। उसे यह ध्यान आया कि इसी दुष्ट ने देवदास को घर से बाहर निकलवाया है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। काफी समय बाद एक दिन देवदास लौटकर घर आया। पार्वती दौड़ी हुई उसके पास जा पहुंची। बहुत सी बातें हुई, लेकिन पार्वती के पास कोई ऐसी बहुत ज्यादा बातें नहीं थी जो वो कहती। ज्यादातर बातें कलकत्ता की ही थीं। इसके बाद एक दिन गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। देवदास फिर कलकत्ते चला गया।
इस बार भी रोना धोना हुआ, लेकिन उसमें पहली बार किसी गंभीरता नहीं थी। देखते देखते 4 बरस बीत गए। इन कुछ वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना अधिक परिवर्तन हो गया था कि उसे देखकर पार्वती ने कई बार चुपचाप एकांत में रोकर अपनी आंखें पोंछ ली थीं। देवदास में इससे पहले गंवारपन के जो जो दोष थे, नगर में निवास करने के कारण वे सब अब नाम को भी नहीं रह गए थे। अब तो विलायती जूता, बढ़िया कोट कमीज, बढ़िया धोती, छड़ी, सोने की घड़ी, चेन और बटन आदि सब चीजों के न रहने पर उसे लज्जा होती थी। अब गांव की नदी के किनारे टहलने को उसका जी नहीं चाहता था, बल्कि उसके बदले अब उसे हाथ में बंदूक लेकर शिकार के लिए निकल जाने में ही आनंद आता था। अब छोटी छोटी मछलियों के बदले बड़े मच्छ फंसाने की इच्छा होती थी। इतना ही क्यों, समाज की चर्चा, राजनीति की चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट और फुटबॉल की चर्चा समीक्षा ही उसे अच्छी लगती थी। हाय रे, अब कहां वो पार्वती और कहां उन लोगों का वो ताल सोनापुर गांव। ऐसा नहीं था कि बचपन की यादों से जुड़ी जो एक दो सुख की बातें थी वे याद ना आती हों, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी बातों के प्रति उत्साह होने के कारण अब वे अधिक समय तक मन में नहीं ठहरती थीं। गर्मियों की छुट्टियां फिर आईं। पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में देवदास घूमने के लिए विदेश चला गया था, घर नहीं आया था। इस बार उसकी मां और पिता दोनों ने ही बहुत आग्रह पूर्वक उसे पत्र लिखा था, इसलिए इच्छा न होने पर भी देवदास अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर ताल सोनापुर गांव आने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंचा। जिस दिन वो घर पहुंचा उस दिन उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल सका। दूसरे दिन उसने पार्वती के घर पहुंचकर पुकारा, चाची। पार्वती की मां ने उसे आदरपूर्वक बुलाते हुए कहा, आओ बेटा बैठो। चाची के साथ थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद देवदास ने पूछा, चाची पार्वती कहां है? ऊपर वाली कोठरी में होगी। देवदास ने ऊपर पहुंचकर देखा कि पार्वती संध्या दीप जला रही है। उसने धीरे से पुकारा, पार्वती। पार्वती पहले तो चौंक उठी, फिर प्रणाम करके कुछ अलग खिसक कर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है पार्वती? इस बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पार्वती चुप रही। देवदास को कुछ झेप सी महसूस होने लगी थी। उसने कहा, अच्छा चलता हूं, शाम हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है। यह कहकर देवदास चला गया। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।